हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो चेरनोबिल से रिलेटेड है। जो चेरनोबिल में 26 अप्रैल 1986 को एक बहुत बड़ी आपदा हुई थी, बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी डिज़ास्टर हुआ था। लेसन फ्रॉम चेरनोबिल डिज़ास्टर and this is editorial analysis of all the articles, editorials of all newspapers, Mint, Indian Express, The Hindu, etc. स्टार्ट करते हैं पहले इम्पोर्टेंट कोट से। हैविंग विंग्स डज नॉट मीन्स यू आर फ्लाइंग, बट हैविंग पैशन एंड डिटर्मिनेशंस श्योरली मेक यू फ्लाई। तो हैविंग विंग्स, अगर आपके पास पंख हैं, डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पंखों से उड़ ही रहे हैं या उड़ सकते हैं। बट हैविंग पैशन, बट अगर आपके अंदर अगर जोश है और आपके अंदर दृढ़ निश्चय हैं, डिटर्मिनेशंस हैं, तो डेफिनेटली आप उड़ने के लिए जा सकते हैं, वो आपको उड़ान दे सकते हैं। वोकेब से स्टार्ट करते हैं। वोकेब इज नंबर 1, कोजेंट। कोजेंट इज क्लियर, persuasive, clearly expressed in a way that influences what people believe. कोजेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे कन्विंस कर लेते हैं अच्छे तरीके से बातें करके, कोई चीज़ समझा के। अगर आप किसी भी व्यक्ति को परसुएड या कन्विंस कर लेते हैं तो यू आर सेइंग कोजेंट। इज वैट। वैट इज़ वर्ब, इट मीन्स एग्जामाइन केयरफुली, किसी की अच्छे से जांच करना, किसी को भी अच्छे से चेक करना, उसे हम वैट कहते हैं। वैट नाउन भी होता है, उसका मतलब डॉक्टर्स, जो एनिमल्स डॉक्टर्स होते हैं उनको भी वैट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्क, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, डेस्पोंडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा, जिसे हम भूल ही नहीं सकते हैं या फिर जो भूला ही नहीं जा सकता, निराशाजनक, उसे दैट इज़ स्टार्क। नेक्स्ट इज़ ग्रेव। ग्रेव इज़ शॉकिंग, अलार्मिंग, सैड, सीरियस, गंभीर। स्टार्क का यूजेस, वाक्य प्रयोग है, कुलधरा विलेज बिकेम स्टार्क इन वन नाइट। जो कुलधरा गांव है वो बिल्कुल खाली, बंजर हो गया था एक ही रात में, वहाँ के लोग सारे वहाँ से भाग गए थे। ग्रेव का है, पुट मैन टू डेथ यूजिंग नाइट्रोजन गैस वॉज द ग्रेवेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अलबामा। तो अलबामा में एक डेथ सेंटेंस, पनिशमेंट दिया गया था एक मैन को, वो भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डेथ का किसी भी मैन पे, नाइट्रोजन गैस उसे दी गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा ग्रेवेस्ट एक्शन था ह्यूमनिटी के लिए। नेक्स्ट इज़ सोलेम। सोलेम इज सोलेम कॉल, इट मीन्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है सीरियस अपील, किसी से भी बहुत ज़्यादा नम्र निवेदन करना। नेक्स्ट इज़ मार्वल। मार्वल इज़ नाउन, समथिंग दैट इज़ वंडरफुल और शॉक्स यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देती है, आपको एकदम झटका देती है, से हम वंडर करती हो, दैट इज़ मार्वल। नेक्स्ट इज़ इंडेलिबल। इंडेलिबल इज़ एडजेक्टिव एंड कांट बी इरेडिकेटेड, एंड जो मिट नहीं सकता है उसे हम इंडेलिबल कहते हैं। माइलस्टोन नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। नेक्स्ट इज़ टाइटन। टाइटन इज़ वर्ब, इसका मतलब होता है मेक समथिंग टाइट, रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज़ को कस देना, किसी भी चीज़ को मजबूत कर देना और स्ट्रॉन्ग बना देना, दैट इज़ टाइटन। नेक्स्ट इज़ अनफॉरसीन। अनफॉरसीन मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एंटिसिपेटेड, कोई भी चीज़ जिसका हमें उम्मीद ही नहीं है और अप्रत्याशित है, उसे हम अनफॉरसीन कहते हैं। कॉर्नर स्टोन नाउन है, बेस ऑफ समथिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का महत्वपूर्ण अंश या फिर किसी भी चीज़ की आधारशिला, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्नर स्टोन।
नेक्स्ट इज दिस इज idiom touch a ronav. Touch a ronav means make someone sad or upset. किसी को भी किसी भी बात से दुखी कर देना या अपसेट कर देना, परेशान कर देना, तो यू आर टचिंग अ ronav of him or her. टाइट टाइमलाइन का मतलब होता है कि एक बिल्कुल फिक्स टाइम किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो उसे हम टाइट टाइमलाइन कहते हैं. एकदम फिक्स टाइम और वेरी हेक्टिक शेड्यूल, दैट इज़ कॉल्ड टाइट टाइमलाइन. नेक्स्ट इज अगेन idiom टाइटन द नोज मीन्स मेक अ सिचुएशन मोर डिफ़िकल्ट और रेस्ट्रिक्टिव फॉर समवन. कोई भी और ज़्यादा कठिन सिचुएशन बनाना या फिर किसी के लिए भी किसी चीज़ पे रोक लगाना, दैट इज़ कॉल्ड टाइटन द नोज. नेक्स्ट इज कोर ट्रूथ इज़ ऑथेंटिक ट्रूथ एंड जो ट्रूथ एकदम वेरासिटी पे फेक नहीं है, एक्चुअल है, और जो भी एविडेंसेस पे बेस्ड है उसको हम कोर ट्रूथ कहते हैं. विल्ड इज़ वर्ब हैंडल समथिंग इफेक्टिवली और मेंटेन, एक्सर्ट करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से संभालना, बनाए रखना, कोशिश प्रयास करना, दैट इज़ कॉल्ड विल्ड. नेक्स्ट इज़ फ्रेजल वर्ब चिप अवे, मेक समथिंग वीकर और स्मॉलर कंटिन्यूसली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी भी चीज़ का कमज़ोर या छोटा बनता जाना, दैट इज़ कॉल्ड चिप अवे. नेक्स्ट इज़ कैटास्ट्रफी यानी कि नाउन है सडनली ग्रेव इवेंट, कोई भी भयानक घटना या फिर प्राकृतिक आपदा, तबाही हो जाना, सबोटेज हो जाना, उससे हम कैटास्ट्रफी कहते हैं, कैलेमिटी कहते हैं. इंड्योरिंग होता है, इंड्योर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सहते जाना, किसी भी चीज़ को बिना कोई भी कुछ भी कहे उसे सहते जाना, यानी कि इंड्योरिंग एडजेक्टिव हो गया. अच्छा, अगर हम किसी भी वर्ब में ing लगा देते हैं तो वो जीरंड फॉर्म बन जाती है, और जब ये जीरंड फॉर्म बन जाती है तो उसका मतलब एडजेक्टिव की तरह भी उसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरह. तो इंड्योरिंग समथिंग रेजिलिएंट, समथिंग स्ट्रॉन्ग और रिजिड, बहुत ज़्यादा मजबूत, जो कि वापस से अपनी उसी भी स्थिति में आ सके, दैट इज़ कॉल्ड इंड्योरिंग. नेक्स्ट इज़ स्पाइरल मीन्स मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स, किसी भी चीज़ को और मजबूत बना देना, उसे हम स्पाइरल कहते हैं. अटमोस्ट, एक्सट्रीम, सीवियर, बहुत ज़्यादा, अधिकतम, दैट इज़ कॉल्ड अटमोस्ट. अब आते हैं एडिटोरियल आर्टिकल पे. लेसन फ्रॉम चेरनोबिल डिज़ास्टर, कि जो एक लेसन है चेरनोबिल डिज़ास्टर से, वो क्या है? इट्स रिमेम्बरेंस डे इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ न्यूक्लियर पेरिल्स एंड ह्यूमन रेजिलियंस. इट्स रिमेम्बरेंस डे, जो इसका ये यादगार दिवस है जो बनाया जाता है एज अ स्टार्क रिमाइंडर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपके लिए रिमाइंडर है, स्टार्क रिमाइंडर यानी कि एक स्ट्रॉन्ग चेतावनी, वार्निंग है. किसकी? न्यूक्लियर पेरिल्स होते हैं खतरे, तो जो न्यूक्लियर खतरे हैं उनकी, एंड ह्यूमन रेजिलियंस, और इंसान के रेजिलियंस की, यानी कि उसके फिर से उन सारी चीज़ों से उबरने की. Every year on 26 April, the world pauses to commemorate International Chernobyl Disaster Remembrance Day, honoring the victim of one of the gravest nuclear catastrophes in human history. Every year, हर साल, on 26 अप्रैल. अच्छा, जब भी कोई दिन होता है या फिर कोई भी महीने का नाम होता है तो उससे आगे हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जबकि कोई ईयर होता है तब हम इन लगाते हैं, जैसे इन 1947, इन 1884, ऐसे करके. तो हर साल 26 अप्रैल को द वर्ल्ड, दुनिया, पॉजेज यानी रुक जाना थोड़ी देर के लिए, तो रुक जाती है, टू कमेमोरेट, श्रद्धांजलि देने के लिए, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर, जो वो पूरी दुनिया के स्तर पे जो ये तबाही हुई थी, रिमेम्बरेंस डे, उसकी याद में, ऑनरिंग द विक्टिम, जो पीड़ित थे, विक्टिम्स थे,
ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए। वन ऑफ द ग्रेवेस्ट न्यूक्लियर कैटास्ट्रफीज़, ये एक बहुत ज़्यादा जो घटनाएं न्यूक्लियर आपदाएं हुई हैं उनमें से एक सबसे ख़तरनाक जो आपदा हुई है, उनके जो विक्टिम्स हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये आपदा ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक जो हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, इट मीन्स है, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, जस्ट मीन्स केवल अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, ये यादगार दिवस। तो ये केवल यादगार दिवस ही नहीं है, बट ऑल्सो अ सॉलेम कॉल फॉर विजिलियंस। विजिलियंस होता है सतर्कता बरतना। तो ये एक सॉलेम कॉल, ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है, सीरियस आपके लिए रिमाइंडर है, चेतावनी है कि सतर्कता बरती जाए, अवेयर चीज़ों के लिए रहा जाए। अगेंस्ट द पोटेंशियल हैज़र्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। किसके खिलाफ? पोटेंशियल हैज़र्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। जो न्यूक्लियर पावर है उसके जो पोटेंशियल यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग जो हैज़र्ड्स होते हैं, खतरे, पेरिल्स, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत खतरे हैं न्यूक्लियर पावर के, एंड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि फार रीचिंग यानी बहुत लंबे समय से जो चले आ रहे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हुई थी। ऑन अप्रैल 26, 1986 पर 26 अप्रैल 1986 में रिएक्टर नंबर 4 ऑफ द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका रिएक्टर नंबर 4 जो है वहाँ पे लोकेटेड इन व्हाट इज़ नाउ यूक्रेन, जो कि लोकेटेड है अब फ़िलहाल यूक्रेन में, एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग अ लेट नाइट सेफ्टी टेस्ट गॉन रॉन्ग। तो एक्सप्लोडेड, विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ ड्यूरिंग अ लेट नाइट, रात में, देर रात को, सेफ्टी टेस्ट, जबकि वहाँ का सेफ्टी टेस्ट लिया जा रहा था कि सब कुछ सही है या नहीं है, वापस से रीचेक किया जा रहा था, वो क्या हुआ? गोन रॉन्ग, वो गलत हो गया। तो द ब्लास्ट रिलीज रेडियो एक्टिव मटेरियल अक्रॉस मच ऑफ वेस्टर्न सोवियत यूनियन। तो जो ब्लास्ट था, वो विस्फोट था, उसने रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया? रेडियो एक्टिव मटेरियल, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया, किरणें निकली वहाँ से अक्रॉस मच ऑफ वेस्टर्न सोवियत यूनियन। तो जो वेस्टर्न सोवियत यूनियन है, बहुत ज़्यादा किरणें वहाँ से पूरे उसमें वेस्टर्न सोवियत यूनियन के चारों ओर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इस ब्लास्ट ने रिलीज़ किए। अफेक्टिंग टेरिटरीज़, जो वो क्षेत्र थे उसको प्रभावित करते हुए, जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, नाउ नोन एज बेलारूस, जो कि बेलारूस के नाम से जाने जाते हैं, यूक्रेन के नाम से जाने जाते हैं, रसिया। नियरली 8.4 मिलियन पीपल वर एक्सपोज्ड, लगभग 8.4 मिलियन जो लोग थे वो सामने निकल के आए टू हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशंस, जो प्रभावित हुए थे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे रेडिएशन के, विद लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, लंबे समय से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, ऑन देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य पे, और एनवायरनमेंट, वहाँ के वातावरण पे, एंड लिवलीहुड, उनकी उनकी जीविकाओं पे। व्हाट मेड चेरनोबिल पार्टिकुलरली हैरोइंग, जो भी कुछ चेरनोबिल को विशेष रूप से ख़तरनाक बनाता है, जिसने भी चेरनोबिल को ख़तरनाक बनाया, हैरोइंग मीन्स डरावना, डेंजरस, पेरिलस, ख़तरनाक, वॉज नॉट जस्ट द स्केल ऑफ डिज़ास्टर। वो केवल यही उसका मापदंड ही नहीं था, स्केल मापक ही नहीं था डिज़ास्टर का, डिज़ास्टर कितने ऊंचे लेवल का था, बट ऑल्सो द डिलेड, लेकिन देरी भी हुई, और इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, उनसे बहुत ज़्यादा अपर्याप्त, यानी कि पूरी तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं मिले कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या था। द सोवियत गवर्नमेंट डिड नॉट रिक्वेस्ट इंटरनेशनल हेल्प अंटिल 1990। तो जो सोवियत गवर्नमेंट है उसने इवन रिक्वेस्ट तक नहीं की, उसने इवन बताया तक नहीं, कहा तक नहीं इंटरनेशनल मदद मांगने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मदद मांगी जाए 1990 तक।
4 years आफ्टर द एक्सप्लोजन, 4 साल बाद उस विस्फोट के एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करते हुए, अप्रूव करते हुए, किसी भी चीज़ को कंसेंट देते हुए, ओनली देन, केवल तब, द नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इन मैनेजिंग द फॉल आउट्स, तो उन्हें ज़रूरत हुई ग्लोबल कोऑपरेशन की कि जो ग्लोबली स्तर पे सहयोग किया जाए इन मैनेज करने में, प्रबंध करने में, किसका, द फॉल आउट, जो भी फॉल आउट हुआ, जो भी असफलता मिली, उसमें सेटबैक मिला. हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ओनली 2 इंस्टेंस वेयर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स डायरेक्टली लेड टू लार्ज स्केल ह्यूमन कैजुअलिटीज़. तो हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आंकड़े हैं इतिहास के, केवल 2 ही घटनाएं हैं वेयर, जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, जो कि न्यूक्लियर जो विस्फोट हुए थे, डायरेक्टली लेड टू लार्ज स्केल, सीधे लेके जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हुई, इंसानी तबाहियाँ हुई थी. द एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हुए थे, परमाणु बम गिरे थे हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, कब, 1945 में. एंड द इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर एट चेरनोबिल इन 1986, और इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, और ये पूरी तरह से औद्योगिक तबाही आई थी चेरनोबिल में 1986 में. ये 2 घटनाएं हुई थी जो कि इतिहास के आंकड़ों में दर्ज होती हैं. वाइल द फॉर्मर वर एक्ट्स ऑफ वार, और जो भी पहली घटनाएं थी वो सारी की सारी युद्ध से आई थी, जो भी वॉर्स हुए थे. चेरनोबिल वॉज अ स्टार्क रिमाइंडर, तो चेरनोबिल था एक स्टार्क रिमाइंडर, स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी आपके लिए, मजबूत चेतावनी थी, दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं इवन इन पीसफुल एप्लीकेशन, हालांकि यहाँ तक कि एक शांति से प्रयोग किए जाते हैं, कि शांति से जो प्रयोग हैं आपके किए जाते हैं, कैन स्पायरल, वो भी क्या कर सकते हैं, जटिलता पैदा कर सकते हैं, इनटू कैटास्ट्रफी में बदल सकते हैं, विदाउट स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट यानी जांच पड़ताल, बिना स्ट्रॉन्ग कड़ी जांच पड़ताल के और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के. अगर आप बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, शांति से प्रयोग करते हैं, और आप फिर से उसको देखते नहीं हैं, अच्छे से कड़ी निगरानी नहीं रखते हैं और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं करते हैं, तो वो तबाही में बदल सकते हैं. तो बोथ इवेंट्स लेफ्ट इंडेलेबल. अच्छा, इंडेलेबल होता है जो मिटाया नहीं जा सकता, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसको हम इंडेलेबल कहते हैं. बोथ इवेंट्स, जो दोनों इवेंट्स थे, लेफ्ट उसने छोड़े, इंडेलेबल जो कभी मिटाए नहीं जा सकते, स्कार्स धब्बे, ऑन ह्यूमैनिटी इंसान पे और इंसानियत पे, एंड टॉट अस और सिखाया हमको वन क्रूशियल लेसन, एक इम्पोर्टेंट लेसन, न्यूक्लियर पावर इज़ नॉट मियरली अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, कि जो न्यूक्लियर पावर है वो एकमात्र टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी नहीं है. यानी कि टेक्नोलॉजिकल मार्वल का मतलब है कि जिससे टेक्नोलॉजिकल मार्वल यानी कि एक टेक्नोलॉजी आपको एक अच्छी ही चीज़ नहीं देती है, अगर वो बिगड़ जाती है तो बहुत ख़तरनाक साबित होती है. ये इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर पावर है केवल वो टेक्नोलॉजिकल मार्वल ही नहीं है, इट इज़ अ प्रोफाउंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये एक प्रोफाउंड यानी गहन, रूमिनेटिंग, ये एक आपकी बहुत ज़्यादा गहन जिम्मेदारी भी है. इन रिस्पॉन्स टू द डिज़ास्टर, तो जो डिज़ास्टर है उसके प्रत्युत्तर में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एडॉप्टेड स्वीकार करती है, रेजोल्यूशन स्वीकार किए, रेजोल्यूशंस 45-190 इन 1990. तो 1990 में उन्होंने अपने रिजोल्यूशंस बनाए, लॉन्चिंग ए ग्लोबल मूवमेंट, और अपना ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च किया टू मिटिगेट यानी कम करना. मिटिगेट ये बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, पैलिएट करना, असेस करना, मिटिगेट करना, एंड लेसन करना, एंड पैसिफाई करना, एंड बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके. तो कम करने के लिए द कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम थे, ऑफ द
एक्सप्लोजन विस्फोट के परिणाम जो थे उनको कम करने के लिए उन्होंने ग्लोबल मूवमेंट दुनिया के स्तर पे अभियान चलाए हैं। ओवर द ईयर सालों में मोर देन 230 प्रोजेक्ट से ज़्यादा हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, प्रयोग में लाए गए हैं इन हेल्थ, स्वास्थ्य में, न्यूक्लियर सेफ्टी में, एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन यानी कि वातावरण को फिर से वापस अच्छी पटरी पे लाने में, क्लीन फूड प्रोडक्शन में एंड एजुकेशन में। इन 2002 में द यूनाइटेड नेशन UN चेंज्ड, बदलाव किया इट्स अप्रोच, अपनी अप्रोच में, स्ट्रेटेजी में, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड, केवल ध्यान देते हुए इंसानों की मदद के लिए, बट ऑल्सो ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट लंबे जो कायम विकास को कायम रखने वाले लंबे समय तक अप्रोच पे भी उन्होंने ध्यान दिया है। And agencies such as the UNDP led regional recovery efforts in Belarus, Ukraine and the Russian Federation। तो एजेंसीज़ जैसे कि UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेड रीजनल रिकवरी, वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे रिकवरी एफर्ट्स जो बेलारस में किए गए, यूक्रेन में किए गए और रशियन फेडरेशन। द लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल चेरनोबिल रिसर्च, तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चेरनोबिल रिसर्च की गई उसका लॉन्च जो हुआ, एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क ICRIN का जो लॉन्च हुआ इन 2009 में, फर्दर रीइंफोर्स्ड दिस डेवलपमेंटल विज़न, फिर से इसको मजबूत किया गया। परहैप्स शायद द मोस्ट सिम्बॉलिक माइलस्टोन, शायद ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट सिम्बॉलिक यानी कि जिसका सिंबल हो, जो दूर से ही प्रतीत होता हो, दिखाई देता हो, हाईलाइटेड हो। तो माइलस्टोन एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्या था 2019 में? कॉम्प्लीशन पूरा हुआ और हैंडओवर सौंपा गया किसको? ऑफ द न्यू सेफ कन्फाइनमेंट। $2.2 बिलियन इंजीनियरिंग मार्वल बिल्ट किए गए टू इन केस, चारों ओर से घेराबंदी करने के लिए द डैमेज रिएक्टर को, जो वहाँ पे बिल्कुल बेकार हो गया है जो रिएक्टर था उसको, फंडेड बाय ओवर 45 नेशंस, फंड किया गया, पैसे दिए गए 45 नेशंस से ज़्यादा देशों को। इट स्टैंड्स एज ए ग्लोबल सिंबल, ये एक ग्लोबल सिंबल है ऑफ व्हाट इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए गए हैं, कैन अचीव, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इन द नेम ऑफ सेफ्टी। तो ये सिंबल दर्शाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहयोग करने के लिए, सेफ्टी के नाम पे सहयोग करने के लिए, सेफ्टी के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो कुछ भी कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड न्यूक्लियर सेफ्टी इन 1986। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो विकास हुए हैं, उन्नति हुई हैं, महत्वपूर्ण तरीके से इम्प्रूव्ड सुधार किए गए हैं न्यूक्लियर सेफ्टी में 1986 से। मॉडर्न रिएक्टर्स, जो आधुनिक रिएक्टर्स हैं, आर इक्विप्ड, तैयार किए गए हैं विद पैसिव सेफ्टी, अच्छी सुरक्षा के, कड़ी सुरक्षा के साथ में, सिस्टम इम्प्रूव्ड मटेरियल के साथ में, एंड फेल सेफ्स दैट ऑटोमेटिकली शट डाउन ऑपरेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ऐसी वहाँ पे चीज़ें की गई हैं कि वो अपने आप से बंद हो जाएंगी इमरजेंसी के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो। इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैव ऑल्सो टाइटन्ड ओवरसाइट। जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने भी और जांच पड़ताल को, वहाँ की जो चेकिंग है उसको मजबूत कर दिया है, कड़ा कर दिया है। इंश्योरिंग हायर स्टैंडर्ड्स फॉर रिएक्टर डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यट द कोर ट्रूथ रिमेन्स, अभी भी एक सच्चाई है, ग्रेपल्स नो सिस्टम इज़ इम्यून, कोई भी सिस्टम मजबूत नहीं है कि टू ह्यूमन एरर, जो कि रोक सके ह्यूमन एरर को, नेचुरल डिज़ास्टर्स को और अनफॉर्सीन टेक्निकल फेलियर्स को। तो एक ट्रूथ ये भी है कि अभी तक कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना है कि जो इंसानी गलतियों में, नेचुरल डिज़ास्टर्स में और या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं
जो कि नाउम्मीद होती हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती है, उन चीज़ों को रोक सके। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया है वो संघर्ष कर रही है, लड़ रही है किसके साथ में, क्लाइमेट चेंज के साथ में। एंड सर्च फॉर क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स, और खोज रही है, ढूंढ रही है क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स को। न्यूक्लियर पावर इज़ वन अगेन इन द स्पॉटलाइट, जो न्यूक्लियर पावर है एक बार फिर से हाईलाइटेड है। वाइल इट ऑफर्स लो कार्बन एनर्जी, हालांकि ये लो कार्बन एनर्जी ऑफर करती है, देती है, निकालती है। इट ऑल्सो कैरीज हाई रिस्क, ये भी एक खतरे का विषय है। मेकिंग इट इम्परेटिव, ज़रूरी बनाते हुए। एंड दैट कॉशन, ये एक कॉशन यानी कि अवेयरनेस, सचेत करना, ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, दुनिया स्तर पे सहयोग, रिमेन द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट। ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं न्यूक्लियर डेवलपमेंट के। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है, इज़ नॉट ओनली अबाउट लुकिंग बैक, ये केवल पीछे की चीज़ें ही नहीं दिखाता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इट्स अबाउट इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित भी कराता है, वी नेवर रिपीट, हमें कभी भी दोहरानी नहीं चाहिए द मिस्टेक्स, वो गलतियाँ ऑफ द पास्ट जो कि पास्ट में की गई हैं। इट्स अबाउट रिमेम्बरिंग द लाइव्स अफेक्टेड, द लेसन लर्न, ये सिर्फ एक यादगार बातें हैं कि जो जितनी भी जिंदगियाँ अफेक्टेड हुई, प्रभावित हुई, द लेसन लर्नड, और जो हमने लेसन सीखा। एंड इंड्योरिंग मैसेज, और एक मजबूत मैसेज क्या है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ग्रेट पावर है वो कहाँ से आती है, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आती है। स्पेशली व्हेन दैट पावर लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो कि पावर जो है वो लाई करती है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। लेट अस ऑनर दिस डे, चलो इसको सम्मानित करते हैं इस दिन को, बाय कमिटिंग टू अ फ्यूचर, भविष्य में, वेयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ बिल्डेड वाइजली, जिसे जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उससे बुद्धिमानी से, वाइजली, अच्छे से हैंडल किया जाए, मेंटेन किया जाए, एथिकली एंड विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, और अत्यधिक सम्मान फॉर लाइफ, जीवन को दिया जाए, एंड प्लानेट, और जो प्लानेट है उसको, धरती को भी दिया जाए। तो एक बहुत ज़्यादा भयानक घटना हुई थी चेरनोबिल की, और वहाँ पे विस्फोट हुआ था, कई सारे लोग मारे गए थे, और वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज निकली थी जिससे अंधे भी लोग हो गए थे, और उनकी बॉडीज़ भी अफेक्ट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये उसके बारे में था, और आई होप it will be comprehensive, so thank you very much.